अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। आज हमारा है लेक्चर नंबर 14। आज की क्लास में हमने पढ़ना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट करेगी अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो। सिमिलरली वर्क पावर एनर्जी में जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था उसको रोटेशनल मोशन पे कैसे अप्लाई करेंगे। एंड फाइनली अगर कोई बॉडी रोल करती हुई जा रही हो तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आप किस तरह से निकालते हो। साथ ही साथ इन टॉपिक से रिलेटेड माजी में जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड लेवल पे या ई कैट एमडी कैट लेवल पे पूछे गए हैं वो भी हम यकीनन यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे, ये लेक्चर नंबर 14 हो गया है हमारा सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन का। मुझे पता है ये बात कि लेक्चर्स की तादाद ज़्यादा हो गई है और अभी तक ये चैप्टर मुकम्मल नहीं हुआ। बच्चे उसका रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आप इस टॉपिक को किसी भी अच्छी फिजिक्स की किताब में देखोगे, अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा कोई सी भी अच्छी किताब देखोगे, हेलिडे रेसनिक जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, उसमें अगर आप देखोगे तो ये 3 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। सर्कुलर मोशन एक अलग चैप्टर है, रोटेशनल मोशन अलग चैप्टर है और इसके बाद जो टॉपिक्स पढ़ने वो ग्रेविटेशन में आते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला, वेटलेसनेस वाला, आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला, ये सारे टॉपिक ग्रेविटेशन के अंदर उठ के आते हैं। तो हमारे टेक्स्ट बोर्ड के अंदर इन सारे टॉपिक्स को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि लेक्चर्स क्यों ज़्यादा होते जा रहे हैं। हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा बच्चे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर जाने से पहले जब हमने हमारा मोशन एंड फोर्स का चैप्टर पढ़ा था, काइनेमेटिक्स का पार्ट पढ़ा था, वहां पर भी ये बात डिस्कस हुई थी। और जब हमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था वहां पर भी ये बात डिस्कस हुई थी कि अगर कोई बॉडी मूव करती हुई जा रही हो, अगर कोई बॉडी विद सर्टेन वेलोसिटी मूव कर रही है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे उसे हम डिफाइन करते हैं हाफ mv² से। सर आपने पहले यहाँ पे टी तो नहीं लगाया था, अब क्यों लगा दिया? इसलिए कि मेरा बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो इससे पहले तक हम जो पढ़ते आए थे ना मोशन एंड फोर्स में, वो था ट्रांसलेशनल मोशन। जो आपने पढ़ा था ना, बॉडी ऐसे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वो कौन सा था आपका? ट्रांसलेशनल मोशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशनल मोशन। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी आपने पहले पढ़ी थी उसे मैंने कह दिया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी को लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड v है, मास m है, तो उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज गिवन बाय हाफ mv²। अब इसी तरह से बच्चे अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, मान लो ये रॉड है, ये ऐसे इस एक्सिस के अबाउट पिविट हुई हुई है और ये ऐसे गोल गोल घूम सकती है, तो भाई साहब जब ये गोल घूमेगी इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, इसके पास एंगुलर स्पीड होगी, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, तो भाई देखो हम यहीं से देखते हुए हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं एनालॉगी के हिसाब से या एनालॉगस मैनर के अंदर। सर एनालॉजी या एनालॉगी क्या होती है? देखो समझना बच्चे, अभी तक हम ये चीज देखकर आए हैं रोटेशनल मोशन के अंदर कि जैसे जैसे आपका लीनियर मोशन होता है, जैसे आपके लीनियर मोशन के पैरामीटर्स होते हैं, वैसे ही रोटेशनल पैरामीटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल से समझो, जब कोई बॉडी मूव करती है तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है s, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वजह से, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लीनियर वेलोसिटी होती है। जब बॉडी घूमती है, रोटेट करती है, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन कहलाता है। एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी के पास लीनियर एक्सेलरेशन आती है। आप किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाई करो तो बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ लीनियर डोमेन में F=ma, न्यूटन का सेकेंड लॉ रोटेशनल मैकेनिक्स में टॉ इक्वल्स आई टाइम्स ऑफ एल्फा। जो काम m यानी कि मास लीनियर डोमेन में करता है, जैसे इनर्शिया बताता है, वही काम यहां पे आई करता है, जिसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो रिजेम्बलेंस नजर आ रही है, एनालॉगस नजर आ रहे हैं, ठीक है, सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स mv प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। बच्चे ये लेक्चर आगे आ चुका है, इन सब पर बहुत डिटेल से हर चीज के ऊपर बहुत डिटेल से मैंने ऑलरेडी लेक्चर किए हुए हैं। तो आप में से किसी भी को इस किसी टॉपिक का कोई मसला हो तो डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हो रोटेशनल मोशन में इससे पीछे, ठीक है। तो अगर एनालॉगस मैनर के अंदर अब मैं मेरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो भाई हाफ आ गया एज इट इज, जो काम मास करता है लीनियर डोमेन में वही काम यहां पे कौन करता है, आई करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, यहां पे क्या आएगा ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है। तो बन गया हमारे पास फॉर्मूला। यानी कि अगर आपने किसी भी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जैसे ये मास है, ये कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ सर्टेन मास है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे गोल गोल घूम रहा है ये रॉड। अगर आपने देखना है कि इसके पास क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हर उस बॉडी के साथ एसोसिएट है जो कि मोशन कर रही है, तो ये भी रोटेशनल मोशन कर रहा है, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई क्या है इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है इसकी एंगुलर स्पीड, ठीक है बच्चे। इसका छोटा सा प्रूफ भी है, अभी तो हमने सिमिलर बेसिस पे छाप दिया ना, इसका छोटा सा प्रूफ भी है, वो भी देख लो जरा। मान लेते हैं ये कैसे आया, ठीक है, एनालॉगस मैनर में तो आया लेकिन ड्राइव भी कर सकते हैं। मान लो मेरा बेटा आपके पास ये कोई एक अदद क्या है, रिजिड बॉडी है। सर रिजिड बॉडी क्या होती है बच्चे, रिजिड बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी होती है जो कि बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट मासेस से मिलकर बनी होती है। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर पढ़ रहे थे हमने यहां पे ये बात की थी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पॉइंट मास का सिंपल mr स्क्वायर होता है, और अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर कोई ऑब्जेक्ट बना है तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। तो ये रिजिड बॉडी है, ये डिफरेंट पॉइंट मासेस से मिलकर बनी हुई है आपके पास। और मान लेते हैं कि ये कोई एक्सिस है जिसके अबाउट में ये बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। समझना, ये रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट में ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ऐसे गोल गोल घूम रही है। अब मैंने मान लिया ये बहुत सारे मासेस से मिलके बनी है, ठीक है। मान लो इससे कुछ फासले r1 के ऊपर, यहां से बच्चे कुछ फासले r1 के ऊपर हमारे पास एक मास है जिसे मैंने कह दिया m1, कुछ फासले के ऊपर यहां पे एक मास है जिसे मैंने कह दिया m2, कुछ फासले पे यहां पे एक मास है जिसे मैंने कह दिया मेरा बेटा m3, कुछ फासले पे यहां पे एक मास है जिसे मैंने कह दिया लेट से mn। बहुत सारे मासेस हैं 1 2 3 अप टिल n। समझना कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, अपने जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये हमने कैसे निकाला, इसे देख के एनालॉगस मैनर में छाप दिया। अब हम ड्राइव कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आता किस तरह से। तो मैंने यहां पे क्या कंसीडर करी है, मैंने यहां पे कंसीडर कर ली मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी कौन सी होती है भाई, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाओ तो इसके पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेंगे पार्टिकल्स अपनी जगह। मैंने कहा ये n नंबर ऑफ मासेस से मिलकर बनी है, m1 m2 m3 m4 m5 m6, बहुत सारे मासेस हैं, n नंबर ऑफ मासेस हैं। अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है, गौर से सुनना जो मैं कॉन्सेप्ट यहां लगाऊंगा, अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है तो m1 भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, m2 भी, m3 भी, mn भी। समझो, देखो ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास ये रिजिड बॉडी है, ये ऐसे रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट में ये घूम रही है। आप ये जो ग्रीन वाला डॉट है ना, इसे देखो, जब ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट तो ये जो ग्रीन डॉट है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हाँ या ना, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यही बात मैंने कही, जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो ये जो m1 है ये भी सर्कुलर मूव करेगा, m2 भी, mn भी, m3 भी, अपने अपने रेडियस के अंदर डिपेंडिंग ऑन के कितने फासले पे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अगर मैं इन सारे इंडिविजुअल मासेस की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालूं और सारी काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करूं तो मुझे पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, हाँ या ना। यही काम हमने एंगुलर मोमेंटम में भी किया था। हमने कहा था सबका इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, नेट एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का निकालने के लिए सबका एंगुलर मोमेंटम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही काम करेंगे यहां पे भी, यानी कि हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप बोलोगे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो कैसे आएगी, इसके जितने इंडिविजुअल मासेस हैं उन सब की
काइनेटिक एनर्जी आपने क्या कर दी, उठाकर ऐड कर दी। और ये सम कैसा होगा, वेक्टर सम या स्केलर सम? स्केलर सम होगा भैया। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। जैसे जब हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था वहां हमने वेक्टर सम किया था, याद है? डायरेक्शन भी देखा करते थे। यहां कैसा करेंगे, स्केलर सम करेंगे। समझ आ गई? चलो अब देखो, अब मेरा बच्चा जब ये घूमेगा तो जब ये ऐसे रोटेट करेगी तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में होगी। इसके पास जब ये घूमेगा तो कुछ ऐसे होगी वेलोसिटी v2, इसके पास कुछ वेलोसिटी v3 ऐसे होगी। सर इनके पास ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्यों होगी? बच्चे समझना, ये m1 पार्टिकल ऐसे दायरे में घूम रहा है, ऐसे दायरे में घूम रहा है भाई, ये घूमेगा तो ये ऐसे दायरे में घूम रहा है, तो इसके पास अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल वेलोसिटी होगी। इसके पास भी अलोंग द टेंजेंट होगी, इसके पास भी अलोंग द टेंजेंट होगी, इसके पास भी कुछ इस तरह से होगी अलोंग द टेंजेंट vn वेलोसिटी। कर क्या रहा हूं, सबकी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। चलो जरा K1 की इक्वेशन लिखते हैं। K1 क्या है? इस पॉइंट मास की काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी के रोटेट करने की वजह से इसके पास है। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, हाफ m1 v1 का स्क्वायर। m1 इस पॉइंट मास का जो भी मास है, v1 जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है और लीनियर वेलोसिटी भी होती है। लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, पढ़ चुके हैं ये बात, ठीक है। v का फॉर्मूला मेरे बच्चे हमें पता है, v इक्वल्स आर ओमेगा। अगर मैं इसको यहां लाके सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये बनता है हाफ m1 r1 ओमेगा और ऊपर आ गया स्क्वायर। अब हो सकता है आपके जहन में एक कंफ्यूजन आए, शायद आए, सर आपने v1 की जगह पे r1 ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा? देखिए हमें यह बात समझ में आ गई, v1 इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसके सर्कल के टेंजेंट के अलोंग इस पॉइंट पर। r1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां तक का इसका फासला है, तो सर ओमेगा 1 होना चाहिए ना। ओमेगा 1 इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 इसकी, ओमेगा 3 इसकी। नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चे। मैंने आपको यह बात पहले भी बताई थी, मैं फिर रिपीट करता हूं। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो उसके पास जितने भी पॉइंट मासेस होंगे सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो एक मिसाल से समझ लो, मान लो मेरे पास ये कोई रिजिड बॉडी है, ये ऐसे रोटेट करती हुई यहां तक आई, गौर से देखना, यहां पे थी, रोटेट करती हुई यहां पे आई, 3 सेकंड लगे इसे, समझना। अगर मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूं, मान लो आपके पास ये रिजिड बॉडी थी ऐसे, और ये देखो, समझना, अच्छे से सुनना बात को। मेरा बेटा आपके पास ये कोई रिजिड बॉडी थी जो आपके पास यहां से यहां पर आ गई, ठीक है। ये पूरा मार्कर था जो ऐसे रोटेट करके यहां पे चला गया, और मान लेते हैं ये रिजिड बॉडी डिफरेंट मासेस से मिलकर बनी है। एक मास यहां पे ए था, एक मास यहां पे बी था, तो जब ये बॉडी रोटेट करके यहां चली गई तो आपका जो मास ए था वो भी यहां आ गया होगा, और आपका जो मास बी था वो भी यहां आ गया होगा, हाँ या ना? ऐसे ही होगा ना मेरा बेटा, आ गया ये चीज। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, और मैंने ये भी आपको बताया था कि यहां से यहां तक आने में इसको टाइम कितना लगा, 3 सेकंड। 3 सेकंड मैंने मिसाल ली है, आप ये समझना जो भी टाइम होगा वो एक बराबर होगा दोनों के लिए। क्यों भाई? रॉड पूरा पहले यहां था, अब रॉड रोटेट होकर पूरा यहां पे आ गया, तो जाहिर है ए और बी दोनों यहां पे थे, 3 सेकंड बाद दोनों यहां पर आ गए। अगर मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों के दरमियान में इस पॉइंट पे एंगल कितना है, लेट से 30 डिग्री है, तो भाई यहां पे भी एंगल कितना है, 30 डिग्री है। भाई ये जो लाइन है ना, ये लाइन आगे जितनी मर्जी बड़ी होती जाए, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पे मिल रही है, वहां का एंगल तो एक ही बराबर है ना। ए मास ने 30 डिग्री कवर किया, बी मास ने भी क्या किया, 30 डिग्री कवर किया, समझ रहे हो। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने भी कवर किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक बराबर है और टाइम भी एक बराबर लगा है। तो आपको एक बात पता है कि थीटा डिवाइडेड बाय टी आपके पास क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो भैया एंगुलर वेलोसिटी दोनों की कैसी आएगी, एक बराबर। दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करी सेम टाइम में, यही तो मैं बता रहा था। दूसरी चीज, दोनों की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों? लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स आर ओमेगा। v किस पे डिपेंडेंट है, r पे। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट के अबाउट में ये रॉड रोटेट कर रही थी, तो a का फासला छोटा है, b का फासला बड़ा है, तो b की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, a की लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां मैं लिख सकता हूं ये बात, पॉइंट समझ आ रही है। मजीद कॉन्सेप्ट को फील करना है, चलो रिवाइज करो। हमने ये बात पढ़ी थी, अगर कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो वो आर्क लेंथ जो कवर करती है उसे आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हो। देखो ए पार्टिकल ने ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करी 3 सेकंड में, ये वाली छोटी सी। बी पार्टिकल ने ये बड़ी वाली लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करी। बी पार्टिकल ने बड़ी डिस्प्लेसमेंट कवर करी अलोंग द आर्क, ए ने छोटी करी, टाइम सेम लगा।
आपके पास v का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल s डिवाइडेड बाय t। एक सेकंड में कितनी आर्क लेंथ कवर हो रही है या एक सेकंड में कितनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। a ने 3 सेकंड में छोटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करी, b ने उसी 3 सेकंड में बड़ी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करी, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो सही कॉन्सेप्ट को जहन में रख लेना, ठीक है। वापस आ जाओ इधर, इसलिए मैंने यहां पे ओमेगा रखा क्योंकि इन सब की ये जो रोटेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी सेम है लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने फासले पर मौजूद है। सही हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो जनाबे वाला ये बनता है हाफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समझ आती है। इसी तरह अगर मैं k2 के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये बन जाएगा हाफ m2r2 स्क्वायर, इसको मिटा दिया जाए, हाफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं nth मास के लिए लिखूंगा तो kn विल बी इक्वल टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सही हो गया। हमने करना क्या है, ये जो रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। तो भाई मुझे इंडिविजुअल सारे मासेस की पता चल गई काइनेटिक एनर्जी, सबको जोड़ना है मुझे इस एक्सप्रेशन के तहत। अगर मैं सबको जोड़ने के लिए जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, k1 प्लस k2 अप टिल kn, और एडिशन कैसी होगी, स्केलर एडिशन, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। ऐड कर लो भाई, k1 की जगह क्या आएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही आ जाएगा, प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, करते 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 अप टिल हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है, यस सर, क्या आ रहा है, हाफ और ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो भाई साहब हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, करते करते mn rn का स्क्वायर। अब आप नोट करो, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ओमेगा स्क्वायर, ये सब चीजें जब ऐड हो जाएंगी तो क्या बनेगा, सिग्मा i इक्वल्स 1 टिल n MIRI का स्क्वायर। ये चीज आपको देखी भाली लग रही है। हम लोगों ने जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 09, तो हमने ये देखा था किसी भी सिस्टम का अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो जो डिफरेंट पॉइंट मासेस से मिलकर बना है, ऐसे कैलकुलेट करते, मान लो 4 पॉइंट मासेस से मिलकर बना है, तो पहले वाले का m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर, जमा कर लेंगे आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रिजिड बॉडी कम्स आउट टू बी हाफ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। इसका ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, जिसको मैं आई से शो कर रहा हूं यहां पे। तो मेरे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, सिंपल सा प्रूफ था ये इसका, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, इसके अंदर से 1-2 सवाल करते हैं और फिर आगे चलते हैं। मेरे बच्चे आपके सामने मैंने एक सवाल मेंशन किया है जो इस टॉपिक से एनईडी 2007 में आया हुआ, एनईडी कराची के अंदर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। इस टॉपिक पर जाने से पहले, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर मैं आपको एक सवाल वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं, देखो मान लो मेरा बेटा कि आपके पास यहां पे एक कोई मासलेस रॉड है, ठीक है, और उसके साथ यहां पे एक मास m कनेक्ट हुआ हुआ है, एक मास m कनेक्ट हुआ हुआ है। ये मासलेस रॉड है, मास सिर्फ 2 एंड्स पे लगे हुए। अगर इसे मासलेस रॉड नहीं मानेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका भी हिस्सा पड़ जाएगा, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन सिखाया था मैंने, 1/12 ml स्क्वायर होता है, जहां पे l जो होता है वो इस रॉड की क्या होती है, लेंथ होती है। अब मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई इस एक्सिस के अबाउट, इसके सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट ये रॉड बेसिकली क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और आपको बोला जाए इस सिस्टम का जो वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो मेरा बेटा आपने 2 तरीके सीखे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के। पहला तरीका, जो पॉइंट मासेस हैं, भाई जब ये रॉड रोटेट करेगी, गौर से देखना, जब ये रॉड रोटेट करेगी ये वाला पॉइंट मास यहां है, तो ये वाला कहां जा रहा होगा, अंदर, यानी कि इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी v से अंदर जाने की कोशिश करेगा। ये वाला मास क्या होगा, बाहर आएगा, ऐसे घूमेगी जब ये, तो उस इंस्टेंट पे ये मास क्या होगा, बाहर आएगा, फिर ऐसे घूमता हुआ जाएगा,
समझ आ रही है? तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। तरीका नंबर 1, इसकी और इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग निकाली जाए और सम कर लिया जाए, स्केलर सम। तरीका नंबर 2, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में आप निकालो और उसको हाफ ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं आपको डायरेक्टली तरीका दिखा रहा हूं जो हमने सीखा है, आप इंडिविजुअल वाले तरीके से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या था भाई? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पहले मैं सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं, तो भाई इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा? मुझे नजर आ रहा है रॉड मासलेस है, एक मास m यहां लगा हुआ है, एक मास m यहां लगा हुआ है, सही। क्या बनेगा भाई? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। समझ आती है? m1 इसका मास क्या है भाई? m है। देखो बच्चे ये आपके पास टोटल लेंथ कितनी है? L। तो भाई यहां से यहां तक का फासला क्या हो जाएगा? L/2। ये R1 क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो भैया मास का यहां से फासला कितना बन रहा है आपके पास? L/2 बन रहा है, ये बन रहा है। तो क्या बन जाएगा ये? L/2 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला मास भी क्या है मेरे बच्चे? m के बराबर है। आगे क्या हो जाएगा? L/2 और ऊपर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। सही है? ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। ये बनता है ml स्क्वायर बटे 4 हो गया, ये भी ml स्क्वायर बाय 4 हो गया। दोनों सिमिलर चीजें हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सही? 2 से कैंसिलेशन हो गई, क्या बनता है? ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गई? ला के यहां पुट कर लो भाई। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ आई की जगह पे क्या आ गया? ml स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? 4। समझ आती है? एक स्टेप आगे ले जाना चाहो, ओमेगा को खोलना चाहो, ओमेगा को भी आप खोल सकते हो। बच्चे ओमेगा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने? V इक्वल्स आर ओमेगा, विच मीन्स ओमेगा विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आर। समझना अब यहां पे V से मुराद क्या है? लीनियर वेलोसिटी ऑफ द मास। R क्या है? रेडियस। अब देखो बच्चे रेडियस आप यहां पे कैसे निकालोगे समझना, इसको विजुअलाइज करो कि ये हो क्या रहा है। ये रॉड ऐसे गोल घूम रही है, आप जरा इसको ऊपर से देखो। ये जहां मेरा हाथ है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आप इसको ऊपर से देख रहे हो। जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो मेरा बेटा ये रेडियस है, चेक करो ये रेडियस है, ये रेडियस है। कैसे? देखो ये ऐसे गोल घूम रही है तो सर्कल बन रहा है। रेडियस क्या होता है? एंड से लेके किनारे तक, एंड से लेके सेंटर तक का फासला। तो एंड से लेके सेंटर तक का फासला L/2 हो जाएगा, हाँ या ना? जहां मास लगा है वहां से लेके सेंटर तक का फासला ही आपका रेडियस होगा, विच इज L/2। यानी कि ये आ गया V अपॉन में R की जगह पे क्या आ गया? L/2। ये ऊपर आ जाएगा, विच मीन्स 2V डिवाइडेड बाय L। यहां लाके पुट कर सकते हैं ml स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना आया? 2V बाय L। तो क्या बन जाएगा? 4V स्क्वायर बाय L स्क्वायर। भाई 2V बाय L का स्क्वायर हो गया, 4 से 4 मर गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर मर गया। क्या आंसर आ रहा है? mv स्क्वायर। mv स्क्वायर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये वाला एक सवाल कराने का मकसद ये था कि आपको 2 चीजें क्लियर हो जाए। पहली चीज, आप यहां पे वीडियो को पॉज करोगे और दूसरे तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। दूसरा तरीका क्या है? इस मास की अलग काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर से। m1 m हो जाएगा, v1 कैसे निकालोगे? r ओमेगा, और r कितना होगा? L/2 और ओमेगा तो ओमेगा ही होगा। फिर इसकी निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, आप देखोगे ये आंसर आ रहा होगा। दूसरी चीज आपको यहां पे ये क्लियर करानी थी कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये चीज अभी आगे चल के हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है भैया? चलो वीडियो पॉज करके ये दूसरा वाला काम कर लेना ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए जो मैंने जिससे पूरी डेरिवेशन की थी। ठीक है? चलो अब जो हमारा एनईडी में आया हुआ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सवाल समझा रहा हूं मैं, फिर आप वीडियो को पॉज करोगे और फिर सवाल को पहले खुद से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है? चलो देखो क्या कहता है। कहता है अ व्हील इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 1000 आरपीएम। एक व्हील है जो कि रोटेट कर रहा है और उसकी आपको एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड दी हुई है विच इज 1000 आरपीएम। आरपीएम से क्या मुराद होती है? रोटेशंस पर मिनट। यहीं पे आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि हमने इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो भाई 1000 एक रोटेशन में आपके पास होते हैं 2 पाई रेडियंस, तो ये 2 पाई रेडियन आ गया। पर मिनट का मतलब है अपॉन में 1 मिनट लिखा हुआ है, 1 मिनट लिखा हुआ है। हर मिनट में आपके पास होते हैं 60 सेकंड, तो ये हो गया मेरा बेटा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट। जो मर रहा है मार दो, 1 0 से 1 0 चला गया, 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है? क्या बनता है हमारे पास? ये 100 पाई बाय 3। आगे सॉल्व करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, देखते हैं आगे क्या है।
उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है 10 टू द पावर 6 जूल्स। जाहिर है मेरा बेटा रोटेट कर रहा है तो ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी हो गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी उसने दे दी। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। भाई साहब आपको फॉर्मूला पता है, ये तो दे दिया 10 टू द पावर 6 जूल। फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज को प्लग इन करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं 3 तक गिन रहा हूं, आप पॉज करके वैल्यूज प्लग इन करनी है, बाकी सब मैंने समझा दिया है। 1 2 3 कर लिया। तो भाई साहब आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी है, 10 टू द पावर 6 जूल्स। हाफ आ गया एज इट इज, आई हमें मालूम करना है। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 100 पाई बाय 3। तो भाई 100 पाई बाय 3 एक बार, 100 पाई बाय 3 एक और बार। भैया पॉइंट समझ आ गया, 2 बार लिख दिया उठा के। अब ये लिखा है 10 पावर 6, 10 पावर 4 मुझे यहां नजर आ रहा है। तो भाई 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो मर गए, यहां पे सिर्फ 2 जीरो बचेंगे। भाई 10 पावर 6 का मतलब क्या था, 1 के आगे 6 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो काट दिए, 2 जीरो बच गए। पाई का वैल्यू होता है 3.142। अगर तो आपके पास कैलकुलेटर की सहूलत है, बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हो तो सीधा यहां लाकर डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा 182.4 समथिंग आएगा। अगर कैलकुलेटर की सहूलत नहीं है, ई कैट एमटी कैट वाले मासूम बच्चे हो, तो भैया पाई क्या है 3.142, तकरीबन 3 है, कैंसिल कर दो 3 से 3 को। मुझे पता है एग्जैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करीब करीब आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैंसिल कर दिया, ये इसको ये यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। आई का वैल्यू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, यानी कि 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चेक कर लो मेरा बेटा कि आपके पास इससे करीब करीब कौन सा ऑप्शन है। इससे करीब करीब हमारे पास यही ऑप्शन है, 182 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। समझ आ गई, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। देखो मेरे बच्चे, आगे हमारे पास एक और सवाल है, आर्मी मेडिकल कॉलेज नम्स 2011 में पूछा गया है। इस सवाल पर जाने से पहले मैं आपको कुछ कहानी समझा दूं जरा। देखो बेटे, कहानी कुछ इस तरह से है कि जब हम लोगों ने हमारा वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, वहां पे हमने एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी, किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट वर्क डन होता है दैट इज यूटिलाइज इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी पे आप कुल मिला के जितना भी काम करोगे वो हमेशा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, चेंज करता है। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगा, यानी कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर वर्क डन नेगेटिव है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। ये हमने वहां पे बहुत डिटेल से देखा था। ठीक है, फिर हमने ये चीज देखी थी कि आप वर्क डन को डिफाइन कैसे करते हो। तो मेरा बेटा वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास था F.S। आसान भाषा में फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो उसे हम कहते हैं वर्क इज डन। अब सब चीजें हम रोटेशनल डोमेन में पढ़ते चल रहे हैं, तो फोर्स लग रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, तो हम कह रहे हैं वर्क इज डन। इसी तरीके से हमने टॉर्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वर्क डन बाय टॉर्क का, जो हमने शुरू किया था ना, ये रोटेशनल मोशन का पार्ट सर्कुलर मोशन के बाद लेक्चर 08 के अंदर टॉर्क। वहां मैंने बताया था अगर किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगे और बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहते हैं वर्क इज डन। याद आ रहा है, टॉर्क लगे और बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, थीटा कवर करे। जैसे फोर्स लगाई, इस फोर्स की वजह से बॉडी घूम गई, टॉर्क लगा, ये फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो बॉडी घूम गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करी, तो हम कहेंगे वर्क इज डन। तो अब जरा इन दो चीजों को मिलाओ, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और टॉर्क लगे और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो एंगुलर डोमेन में काम होता है। इसका मतलब समझना, अगर आपने किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगाया, बॉडी घूमी, रोटेशनल मोशन किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करी, तो वो जो आपके टॉर्क की वजह से काम हो रहा है दैट विल यूटिलाइज इन चेंजिंग द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। 2 + 2 4 हो रहा है। किसी बॉडी पे काम किया, वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। बॉडी पे टॉर्क लगाएंगे, बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो ये रोटेशनल वर्क डन हो गया। अगर आपने किसी बॉडी पे टॉर्क लगाया तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। अगर ये वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेगेटिव आ रहा है मतलब वो कम हो रही है। समझ आती है बात की। इसी से रिलेटेड एक सवाल ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं।
कहता है एन एनर्जी ऑफ 484 जूल्स इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। पहले जरा सवाल को समझो। कहता है आपने किसी फ्लाई व्हील को एनर्जी दी, कितनी? 484 जूल्स। उस एनर्जी के देने से क्या हुआ? उसकी स्पीड बढ़ गई। कहां से? 60 रोटेशन पर मिनट से 360 रोटेशन पर मिनट पे चली गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती नजर आ रही है। इसका मतलब आपने बॉडी पे जो काम किया दैट इज यूटिलाइज इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। तो भाई साहब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो ये जो स्पीड आपको गिवन है इसको हम सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे इंसानों वाले यूनिट के अंदर। तो भैया हमारे पास जो 60 आरपीएम है इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? एक रोटेशन में होते हैं अपने पास 2 पाई रेडियंस, ठीक हो गया भाई साहब, और अपॉन में ये 1 मिनट लिखा हुआ है। भाई 60 आरपीएम का मतलब क्या है? रोटेशन पर मिनट। तो भाई 1 मिनट है, मिनट से सेकंड में कैसे जाएंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही हो गया। 60 से 60 मर गया तो क्या बना? ये 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान में रखना भाई, आपके पास जो पाई का वैल्यू होता है ना दैट इज 22/7, जो कि 3.142 और आगे भी कंटिन्यू होता है, ठीक है। अच्छा 360 आरपीएम को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मेरा बेटा तो ये क्या बनेगा? 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवीजन में 1 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा। भाई वही है, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन, तो 360 इंटू 2 पाई हो गया, अपॉन में 60 से डिवाइड कर दिया। ये क्या हो जाएगा भाई? रेडियन पर सेकेंड। भाई यहां मिनट लिखा हुआ था, मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करा? 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से 0 मर गया, 6 1 जा और 6 6 जा, 6 2 जा क्या हो गया? 12, यानी कि 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। यानी मेरे बच्चे इसकी स्पीड पहले 2 पाई रेडियन पर सेकेंड थी, आपने जो इसके ऊपर वर्क डन किया, जो इसे एनर्जी दी, उसकी वजह से इसकी स्पीड 2 पाई रेडियन पर सेकेंड से बढ़ के क्या हो गई? 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। आपको बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील का आपने निकालना है। वीडियो को पॉज करो और सवाल को अच्छे से खुद से अटेम्प्ट कर लो। अब सवाल में कुछ नहीं बचा करने के लिए सिवाय कैलकुलेशन के, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो, जब तक फिर हम आगे चलते हैं। चलो भैया चलो उम्मीद है आपने कर लिया होगा अब तक, ठीक है। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पता है। अच्छा बच्चे मैं यहां पे बहुत डिटेल से वर्क एनर्जी थ्योरम का अलग से लेक्चर, मोमेंटम और ये जो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इनके रिलेशन का अलग से लेक्चर नहीं बना रहा, क्योंकि ये सब चीजें हम वर्क पावर एनर्जी में बहुत डिटेल से कर चुके हैं। तो यहां मैं आपको ना सिर्फ मैपिंग करके दिखा रहा हूं, छाप के दिखा रहा हूं कि वही सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहां पे किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो हमें पता है भाई जो आप इस पर काम करोगे वो कहां जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, सही है। वर्क डन आपने कितना किया? 484 जूल्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है भैया। चलो 484 आ गया बच्चे एज इट इज। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा आई का स्क्वायर हो गया। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो भाई, हाफ आई आ गया कॉमन, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल कितना है? 12 पाई रेडियन, तो भाई 12 पाई का स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है भाई? 2 पाई का स्क्वायर आ गया। ये चीज सही हो गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, हाफ आया, आई आया एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 12 का स्क्वायर 144, पाई स्क्वायर आ गया एज इट इज माइनस 4 पाई स्क्वायर, सही हो गया। ये मेरे पास आ गया यहां पे मेरा बेटा 484। मजीद सिंप्लीफाई कर लो, 484 रहा एज इट इज, हाफ आई रहा एज इट इज, 144 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर निकल गया, क्या बचता है? 140 पाई स्क्वायर। 2 से 140 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचता है? आई मल्टीप्लाई बाय 70 पाई स्क्वायर, सही है ना भाई? 2 7 ठीक है, सही हो गया। 70 पाई स्क्वायर को वहां बेच के डिवाइड करा दो। 484 डिवाइडेड बाय 70 पाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई। मेरा बेटा जो पाई है ना वो होता है 3.142। जब आप पाई का स्क्वायर करोगे ना, कैलकुलेटर आपके पास होगा, करके चेक करना, वो कुछ 9.8 समथिंग आ रहा होता है। तो इसको मैं अपनी आसानी के लिए राउंड ऑफ करके क्या ले सकता हूं? 10 ले सकता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आंसर मेरा करीब करीब आ जाए। जहन में रखना हमेशा ई कैट एमडी कैट लेवल पे जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर आंसर्स करीब करीब होंगे कि आप इस तरह की कैलकुलेशन से आंसर निकाल सको। परेशानी की कोई बात नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर हम ये काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
तो जनाब ये बन जाएगा मेरे पास आई विल बी इक्वल टू 484 डिवाइडेड बाय 70 को मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 और इस पाई स्क्वायर को भी राउंड ऑफ कर लिया 10 पर। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 7 6 मेरे पास होता है 42 अच्छा 48 में से 42 गया तो 6 बचा, ये हो गया 64। 7 9 होता है 63, 64 में से 63 गया तो 1 बचा, डेसिमल लगाया 1 के आगे 0 आ गया, 7 1 क्या हो गया 7। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 100 आ रहा है, तो आई विल बी इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 100। 0.1 मैंने आगे छोड़ दिया तो क्या बनता है ये 0.69। 0.69 के करीब करीब ऑप्शन 0.69 के करीब करीब ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ऑप्शन ए। पॉइंट समझ में आ गया? सर एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने यहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज प्लेस ही नहीं करी है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं, एक और सवाल से कुछ नई बात समझते हैं। मेरे बच्चे मैंने आपके सामने एक सवाल और मेंशन किया है, सवाल आया हुआ है नस 2022 के अंदर नेट 2 में। उस वक्त तक जो है वो नस के ना 2 ही पेपर हुआ करते थे, या शायद 2022 में 3 पेपर हुआ करते थे। 2022 में शायद पहली बार इन्होंने 4 पेपर शुरू किए। अब तो 4 होते हैं ना साल में, पहले जो है ना वो 3 ही हुआ करते थे। ठीक है, 2022 से पहले था। सवाल देखो, कहता है इफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300% देन डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम। अब अगर आपने वर्क पावर एनर्जी की प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो करी हुई है तो जो मैंने इससे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर था, और ये वाले टाइप के क्वेश्चंस के लिए अलग एक डेडिकेटेड लेक्चर था। वर्क पावर एनर्जी 0.4 था या 0.5 था आई गेस, जिसके अंदर हमने देखा था मोमेंटम इतने फीसद बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ेगी तो मोमेंटम कितना बढ़ेगा। तो मैं यहां पे सवाल सॉल्व तो करा रहा हूं, लेकिन अगर किसी को जरा सा भी डाउट है कि मैंने ये कैसे किया है तो वो कोई 1 घंटे का लेक्चर है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यहां पे ये क्वेश्चन लेने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो जाए वो कॉन्सेप्ट्स वहीं के नहीं है, पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी मैप किए जा सकते हैं। तो आपके सामने मैंने 5 पेपर के क्वेश्चन यहां पे रख दिए, और इसके लिए अलग से डेडिकेटेड लेक्चर नहीं बनाया क्योंकि ये काम हम ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी में कर चुके हैं। बस फर्क कितना है, वहां लीनियर मोमेंटम था और ट्रांसलेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बातचीत चल रही थी। सही हो गया? चलो अब देखो मेरा बेटा, इसके ऊपर जाने से पहले देखो भाई, आपको आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा ही है। अगर मैं आपसे आपके एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछूं, आई ओमेगा, सही है सर, एम वी आर परपेंडिकुलर भी तो होता है या आर क्रॉस पी भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम का लेक्चर देखोगे तो हमने एल इक्वल्स आई ओमेगा वहीं से ड्राइव किया है, एम वी आर परपेंडिकुलर से या आर क्रॉस पी से। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चे अगर मैं यहां पे i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, क्यों कर रहा हूं अभी नजर आ जाएगा, i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये i इस i से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और बटे में आ गया i। बेटे i से वापस कैंसिल नहीं करेंगे वरना लकीर के फकीर बन के वहीं खड़े हो जाएंगे। सही, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, i इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू आई। ये जो i इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर है आपको ये यहां से मिलता जुलता नजर आ रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i। सही हो गया। अगर यहां से मुझे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो भाई ये वहां चला जाएगा, L विल बी इक्वल टू √2kr इंटू आई। समझना भाई, ये 2i डिवाइड होता वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर क्या आ गया मेरे पास रूट आ गया। यहां तक सब कुछ दिख रहा तो है ना भैया? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब देखो इधर, अगर आपको लीनियर मोमेंटम के केसेस याद है ना तो यही चीज ऐसे पड़ी थी, k इक्वल्स पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m और जो p का वैल्यू निकाला था वो था √2mk। देखो सेम टू सेम तो है, यहां पे ट्रांसलेशनल थी, यहां रोटेशनल आ गई, 2 एज इट इज आ रहा है, वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा था, मास आ रहा था। समझ आ रही है? बिल्कुल सेम टू सेम चीजें चल रही हैं। अब सवाल देख लो क्या कहता है, सवाल आया हुआ है नस 2022 में, कहता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%। मान लेते हैं आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है k के बराबर, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बॉडी का है l के बराबर। इसी k को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 100% ऑफ k, इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं 100% ऑफ l। सर क्यों भाई? इस k के पीछे क्या है 1,
तो ये 1 ही लिखा हुआ है। 100% इज 1, क्यों? 100% का मतलब क्या होता है? परसेंट होता है डिवाइड बाय 100। ये क्या लिखा है? 100, आगे आ रहा है परसेंटेज, तो भाई 100% का मतलब क्या हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से 100 मर जाएगा, क्या बनेगा? 1। तो यहां 1 लिखा था, उसी को ऐसे लिख दिया उठा के। क्या कहता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%। 300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? पहले कितनी थी? के, इसमें 300% ऑफ के बढ़ गया, समझना। पहले के थी, अब इजाफा कितना हुआ? 300% ऑफ के। तो भाई देखना जरा, के प्लस 300% का मतलब क्या हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय के। 2 0 से 2 0 चले गए, तो के प्लस 3k कितना हो गया? ये 4k, या आप कह सकते हो 400% ऑफ के। बात समझ आ रही? पहले 100% थी काइनेटिक एनर्जी, 300% मजीद बढ़ा दी, तो कुल मिला के कितनी हो गई? 400% ऑफ के। समझ आते हैं? डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम। आपने बताना है परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आया, परसेंटेज इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आया। कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन आपके सामने है, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, आपको पता है L इक्वल्स √2k इंटू आई, यही पढ़ा है अभी। L से मुराद एंगुलर मोमेंटम, K से मुराद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, I से मुराद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसको कह देते हो आप इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। जब मेरा बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, तो ये बात तो तय है कि एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अब यहां लाके वैल्यू पुट कर दो, जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ये रही, इसको मैं कह रहा हूं के प्राइम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आई आया एज इट इज, और के प्राइम कितना आया? के प्राइम या के फाइनल कितना आया? 4k के बराबर आया। लिख दो यहां पे 4k के बराबर, सही हो गया। इसको देखो बच्चे, मैं ऐसे लिख सकता हूं 2ik मल्टीप्लाई बाय 4। मुझे पता है मेरा बेटा आपका बहुत दिल कर रहा है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने का, लेकिन नहीं करते अभी हम, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? 2ik मल्टीप्लाई बाय √4 अलग हो गया। भाई पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ या ना? अरे भैया देखो, ये मेरा बेटा हमारा फॉर्मूला था, L इक्वल्स √2ki, ये रहा फॉर्मूला। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी तो एंगुलर मोमेंटम भी इनिशियल था। काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 4k के बराबर है, रख दिया यहां पे। इस 4 को अलग कर लिया, बाकी सब अलग कर लिया। अब ये वाली जो मेरा बेटा चीज है मेरे पास √2ik, ये चेक करो, ये क्वेश्चन 1 चेक करो जरा, ये L के बराबर आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? L मल्टीप्लाई बाय 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। तो आपके पास जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आया है वो क्या आया है? 2L। इस 2L को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 200% ऑफ L, हाँ या ना? फाइनल एंगुलर मोमेंटम 200% ऑफ द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आया है। अब यहां से देखते ही आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं? ऑप्शन बी जाके टिक कर देते हैं, और वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वजह, सवाल फिर से पढ़ो एक बार गौर से, सवाल गौर से पढ़ो। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने वर्क पावर एनर्जी में वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो पहले वो पढ़ लो, फिर इस सवाल पे वापस आना। या अगर आपके पास वो पढ़ने का टाइम नहीं है तो 5 मिनट आगे स्किप करके चले जाओ, जहां हम रोलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट कहां से लिंक करता है, ठीक है। अगर समझना है तो फिर देख लो आगे क्या हो रहा है। ये आपके पास आपने ये चीज क्या निकाली है? दिस इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम। पूछा क्या था? परसेंटेज इंक्रीज इन द एंगुलर मोमेंटम। उसने आपसे चेंज पूछा था, फाइनल नहीं पूछा था। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। चेंज कैसे निकालते हैं? माइनस करके। भैया अगर आपसे बोला जाए परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल क्या आया है? फाइनल आया आपके पास 200% ऑफ L। इनिशियल क्या है आपके पास? चेक करो, ये रहा, इनिशियल इज 100% ऑफ L। माइनस कर दीजिए, क्या बचा आपके पास? 100% ऑफ L। चेंज कितना आया? 100% का आया। पहले 100% था, अब बढ़ के कितना हो गया? 200%। चेंज कितना आया? 100% का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ये आंसर आया था आपके पास। पॉइंट समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट्स देख रहे हो फिजिक्स में कैसे इंटरलॉक करके चल रहे हैं। कॉपी कर लो। यहां पे आप होमवर्क में एक क्वेश्चन करोगे। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 800%, कितना? 800% बढ़ा, तो आपने बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन द एंगुलर मोमेंटम। वीडियो को यहीं पे पॉज करना, आंसर निकालना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या आया। कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं।
देखो मेरा बच्चा, जब हमने हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया था। अगर पॉइंट मास है तो उसका था mr², अगर कोई डिस्क्रीट मासेस से मिलकर ऑब्जेक्ट बना है तो उसका था I इक्वल सिग्मा mr², यानी कि जितने डिफरेंट पॉइंट मासेस से मिलकर बना है सबका mr² जोड़ दो तो बॉडी का मिल जाएगा। अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जैसे ये रॉड है, अब ये बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट मासेस से मिलकर बना है, तो उसके अंदर हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखी थी जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था, ड्राइव नहीं किया था क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। वो मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे होलो स्फीयर स्फेरिकल शेल है, जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल का जो सारा मास होता है वो उसके सरफेस पे होता है, अंदर खाली हवा भरी हुई होती है। दैट वॉज 2/3 mr²। m से मुराद इसका मास है, r से मुराद रेडियस है, सेंटर से लेके किनारे तक का फासला। कोई रॉड है तो उसके सेंटर के अबाउट जो था दैट वाज 1/12 ml²। सॉलिड स्फीयर, इस स्फीयर और इसमें क्या फर्क है? जैसे अर्थ है, अर्थ सॉलिड स्फीयर है, अर्थ का अंदर खाली नहीं है, हवा नहीं भरी हुई, अंदर भी अर्थ के अंदर भी क्या है? मास है। ये हमारे पास था 2/5 mr², ठीक है। सॉलिड सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर भी मास मौजूद है, तो भैया वो हमारे पास क्या था? 1/2 mr²। मैंने बताया था जो सॉलिड सिलेंडर का होगा वही डिस्क का होगा। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर एक ही चीज है अगर साइड से देखोगे, बस सॉलिड सिलेंडर के पास कुछ लेंथ होती है, डिस्क बिल्कुल छोटी सी होती है, समझ रहे? डिस्क सीडी की तरह है, जैसे सीडी है ना वो डिस्क है, साइड से घूमती भी नजर आएगी तो डिस्क भी ऐसे ही नजर आएगी। ये सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर को साइड से देखोगे ऐसे डिस्क की तरह ही घूमता हुआ नजर आएगा। बस फर्क क्या है, यहां से देखोगे तो डिस्क के पास ऐसी कोई लेंथ नहीं है, बस सिलेंडर के पास लेंथ है। तो इन दोनों का क्या है आपके पास? 1/2 mr², ठीक है। रिंग या इसको आप हुप भी कहते हो, इसका आपके पास क्या था? mr², इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। हॉलो सिलेंडर या थिन वॉल्ड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर जैसे मैंने आपको ये मिसाल दी थी, ये पानी की बोतल मेरी, ये हॉलो सिलेंडर है, इसकी वॉल पे मास है, अंदर कोई मास नहीं है। तो भाई ये और रिंग एक ही चीज थी आपके पास, इसका क्या आ रहा था? mr²। इस चीज को अपने पास जरा नोट कर लेना क्योंकि अभी आगे जब हम चलेंगे तो इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। अब मेरा बच्चा हम क्या पढ़ने लगे हैं? हमारा रोटेशनल मोशन का जो आखिरी टॉपिक है हमारे इस किताबों के अंदर, वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग का। इसको रोलिंग मोशन भी कहते हैं। यहां पे जरा मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं मेरा बेटा, रोलिंग जो है ना एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल में पढ़ने और पढ़ाया जाने वाला टॉपिक। हमने यहां पे सिर्फ वही डिस्कशन करनी है जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सिर्फ उतनी बात करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, जो हमारे कोर्स का पार्ट है एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे नहीं और अपने कोर्स का कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो रोलिंग है क्या, रोलिंग को आप डिफाइन कैसे करोगे, समझना बच्चे। अभी तक आपने ना दो तरह के मोशन देखे हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन है, जैसे ये मार्कर ऐसे चल रहा है या मार्कर ऐसे चल रहा है। एक रोटेशनल मोशन है, मार्कर ऐसे अपनी जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं। अगर आप इन दोनों मोशन को मिला दो तो बनता है रोलिंग मोशन। यहां लिखा हुआ नजर आ रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, दैट इज रोलिंग मोशन। रोलिंग में क्या है, बॉडी रोटेट भी करती है आगे भी चलती है, रोटेट भी करती है आगे भी चलती है। मिसाल से समझो, जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी का टायर जरा जहन में लाओ। गाड़ी का जो टायर होता है, ये मान लो आपके पास एक रोड है, ये गाड़ी का टायर है। गाड़ी का टायर ऐसे रोटेट भी करता है और आगे भी चलता है, गोल भी घूम रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है। ये क्या कहलाता है मेरा बेटा? रोलिंग मोशन। जैसे इसके ऊपर आपको बॉल ऊपर से नीचे आती नजर आ रही है, तो ये बॉल क्या कर रही है? गोल 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 भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है। आगे बढ़ने वाला मोशन ट्रांसलेशनल मोशन, गोल गोल घूमने वाला मोशन क्या होगा? रोटेशनल मोशन। जब आप देखोगे ना तो इसको मेरा बेटा, ये जो रोलिंग मोशन हम पढ़ रहे हैं, ये रोलिंग मोशन हमारे पास कहलाता है प्योर रोलिंग। क्या कहलाता है? प्योर रोलिंग। आपकी किताबों में 3 से 4 जगह ये चीज इस तरह से लिखी मिलेगी, बॉल रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग या विदाउट स्लाइडिंग। दोनों बातों का एक ही मतलब है, सही है। देख लेना, हो सकता है एक आधा पी कम लगा दियो। विदाउट स्लिपिंग विदाउट स्लाइडिंग हमारे कोर्स में यही है, विद स्लिपिंग विद स्लाइडिंग नहीं है, ठीक है। स्लिपिंग और स्लाइडिंग का मतलब क्या है जरा समझिएगा। देखो एक मिसाल से आपको समझाते हैं। देखो ये जरा सिलेंडर को ध्यान में ले आओ, मान लो ये एक सिलेंडर है, ये ऐसे रोड पे, अभी ये घूम नहीं रहा है, ऐसे रोड पे घिसटता हुआ जा रहा है। क्या कर रहा है? घिसटता हुआ जा रहा है। अभी क्या कर रहा है? घिसटता हुआ जा रहा है। ये अपने घिसटने की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, इसे कहेंगे स्लिपिंग या स्लाइडिंग। अब
अब ये क्या कर रहा है, ये रोल हो रहा है। अब ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रोल होने की वजह से आगे जा रहा है, समझना। ये रोल हो रहा है और रोल होने की वजह से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। अगर ये घिसटता हुआ रोल होता हुआ आगे जाए तो वो इम्प्योर रोलिंग है। बिल्कुल आसान करके बताया है, कुछ नहीं बताया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ये है, फ्रिक्शन ये कर रहा है, कुछ नहीं बताया। कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म इस्तेमाल नहीं करी, आपने भी नहीं करनी क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। सिर्फ बेसिक और बुनियादी बात एक अपने जहन में ले आओ। एक मेरे पास कोई गोल मटोल सा ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर से नीचे इंक्लाइन प्लेन से ऐसे खिंचता हुआ आ रहा है, घूम नहीं रहा, सिर्फ स्लाइड होता हुआ आ रहा है, दैट इज स्लाइडिंग। अगर रोल होता हुआ आ रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा, दैट इज रोलिंग। अब दोनों को जोड़ दो, स्लाइड भी हो रहा है और गोल गोल घूमता हुआ भी आ रहा है, दैट इज इम्प्योर रोलिंग। इम्प्योर रोलिंग क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्लाइड्स एंड रोल्स, वो होती है इम्प्योर रोलिंग। उसमें जो फ्रिक्शन होती है वो वर्क डन कर रही होती है। ये एक टेक्निकल बात हो गई, इसको आप जाने दो, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया। हमारे वाले केस के अंदर जो रोलिंग मोशन है दैट इज प्योर रोलिंग। किताब में लिखा होगा विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लाइडिंग, तो आपने समझ जाना है। पर बॉडी ऐसे रोल करती हुई चल रही है और रोल करने में क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, आगे भी बढ़ रही है और गोल गोल भी घूम रही है, तो दो काम साथ में कर रही है। तो अगर कोई बॉडी मेरा बेटा रोलिंग मोशन कर रही है, और यही हमारे कोर्स में होगा इसलिए बता दिया, अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है, रोल कर रही है, तो आप इसकी जब काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी भाई, सिंपल, जोड़ देंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को। अच्छा, जहन में रखेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि बॉडी आगे बढ़ रही है, सही है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है, तो भाई गोल घूमते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन स्लिप नहीं कर रही, स्लाइड नहीं कर रही। सेट हो गया। अच्छा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकालेंगे, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हुए जो ऐड करेंगे ये कैसा सम होगा, स्केलर सम होगा। सही हो गया। चलो, इतना हिस्सा कॉपी कर लो, सवालों से बात को मजीद समझते हुए आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बच्चा, आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। कहता है अ डिस्क ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स ऑन द ग्राउंड। मेरा बेटा, जब भी कभी आपके सामने टर्म रोल किया है ना, तो रोल का मतलब क्या है, बॉडी गोल घूमती हुई आगे बढ़ रही है, तो रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना। ये जो मैंने पीछे पूरी कहानी बताई थी ना, ये सिर्फ इसलिए बताई थी, किताब में आप कोई सी भी किताब देखो, फेडरल की, पंजाब की, बलूचिस्तान की, सिंध की किताब में नहीं है, बाकी किताबों में आप देखोगे ना, तो उन्होंने एंड ऑफ चैप्टर एग्जांपल में कहीं पे कहीं लिखते हुए विदाउट स्लिपिंग मेंशन किया हुआ है। तो बच्चा वहां परेशान होता है विदाउट स्लिपिंग है क्या, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था, स्लाइड करना मतलब ऐसे आना, रोल करते हुए आना मतलब ऐसे आना। अब दोनों को मिला दो, ऐसे भी आ रहा है, घसीटता हुआ भी आ रहा है, दैट इज विद स्लाइडिंग। वो इम्प्योर रोलिंग होती है, वो आपके कोर्स में नहीं है। उसमें फिर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन क्या काम कर रही है वो देखते हैं, रफनेस चेक करते हैं, बड़े काम करते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। वो जब मैकेनिक्स पढ़ाते हैं ना, फर्दर मैकेनिक्स ए लेवल्स में, वहां पर हम इसको डील करते हैं, अभी नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो सिंपल लिखा मिला रोल, मतलब वही है सिंपल। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, सम ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपको बोलता है भाई डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ। सवाल आया हुआ है आगा खान 2022 के अंदर, ठीक है, अभी रीसेंट क्वेश्चन। चलो चलो भैया, 1 2 3, दिमाग लगा लिया। आंसर आ रहा होगा आपके पास 375 जूल्स, सही है। देखो, सबसे पहले अगर आप चाहो तो मेरा बेटा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, हाफ mv² से, पढ़ चुके। मास कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी दी है मेरे बेटा, 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100। ये हो गया मेरा बेटा 500 डिवाइडेड बाय 2, तो जनाब क्या आ रहा है, 250 जूल आ रहा है। ये आ गई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब क्या चाहिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला है, हाफ I ω²। अच्छा, आई के लिए क्या करें मेरा बेटा, हाफ एज इट इज आई। ये क्या चीज है, डिस्क है, अभी पीछे लिखवाया था। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr²। सर हमें ये याद रखने हैं जी मेरा बेटा, ये 6-8 जो मैंने पढ़ाए हैं ये आपको याद रखने होंगे पेपर के लिए। तो हाफ, और मेरा बेटा ये क्या बन गया, हाफ mr²। जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे आपको ये बात भी बताई थी कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कम होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों ज्यादा होता है, सब पढ़ाया हुआ है। ओमेगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V = R ओमेगा।
जब मेरे बच्चे हमारे पास इम्प्योर रोलिंग की कंडीशन आना शुरू होती है ना, बॉडी स्लाइड करती है, तो ये वाला फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। तो हमारे कोर्स में नहीं है अभी यहाँ पे, इसलिए नहीं पढ़ रहे। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। तो क्या बन जाएगा भाई, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपके लिए हमेशा वी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। चलो भैया वैल्यू पुट कर देते, 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज। मास कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम। रेडियस कितना है, 50 सेंटीमीटर। ऐसा ही है, 50 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करो जरा इसको, 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, भाई सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो 5/10 क्या आ रहा है, 1/2 मीटर। तो भाई साहब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय वी कितना दिया हुआ है आपको, 10। तो भैया 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100। अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वायर। अरे भैया यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर वैसे ही मर रहा था, तो अब मार दिया। ये समझ गए क्या किया, ये आर स्क्वायर था, ये भी आर स्क्वायर था, वैसे ही मर गया। 100 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हुआ यहाँ पे, 500 डिवीजन में 2 2 क्या आ गया मेरा बच्चा, 4 आ गया। सॉल्व कर लो जल्दी से जनाबे वाला, 4 1 4 यहां आ गया, 4 2 अपने पास क्या होता है, 8 होता है। 10 से 8 गया तो 2 बचा, 4 5 क्या हो गया, 20। यहां पे मेरा बेटा इसको ऐड कर देंगे तो 250 जूल्स के अंदर अगर आप 125 को ऐड करोगे तो 5 एज इट इज, 5 + 2 7, तो क्या आ रहा है हमारे पास 375 जूल, विच वॉज ऑप्शन ए। समझ आती है, चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, मजीद कुछ चीज इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमने यहां पे क्या काम करना है। अब जो हमारे पास यहां तक हम कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अब हमारे पास सूरत हाल क्या है मेरा बेटा, हमारे पास यहां पे मान लो एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए माजी में रोलिंग से रिलेटेड, तो अच्छे से समझ लेना यहां पे हम क्या कर रहे हैं। ये मेरा बेटा हमारे पास एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन कैसा है, रफ है। रोलिंग नहीं होगी अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो, इसको नोट कर लेना अपने पास कहीं पे। जो आप बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे रोल करता हुआ आ रहा होता है ना, स्लाइड नहीं कर पा रहा होता, स्लाइड नहीं कर पा रहा होता, वो फ्रिक्शन ही उसकी स्लाइडिंग प्रिवेंट कर रही होती है। यानी कि जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, ध्यान में रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी स्लाइडिंग प्रिवेंट कर रही होती है। कीप दिस थिंग इन माइंड। तो आपका ये इंक्लाइंड प्लेन कैसा है, रफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां डेफिनेटली मौजूद है। अब हमने ऊपर से नीचे जो है ना वो 4 चीजों को रोल कराया एक साथ। ये हाइट मान लेते हैं मेरा बेटा, जहां से ऊपर से रोल कराया वो हाइट आपके पास कितनी है, h है। इस पॉइंट से रोल कराया और आपका ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है, और रफ इंक्लाइंड प्लेन है। अगर रफ नहीं होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 होगी, रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। प्योर रोलिंग के केस के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर रही होती है। इम्प्योर रोलिंग के अंदर क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस काबिल नहीं होती कि स्लाइडिंग को प्रिवेंट करेगी, तो वो स्लाइड भी करता है, रोल भी करता है। सर ना करते हुए भी ना आप बता दे रहे, नहीं बता रहे, आगे टेंशन नहीं लो, ठीक है। रफ है इसका मतलब आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन जीरो है, लेकिन चूंकि प्योर रोलिंग पढ़ने इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी, ठीक है। चलो वापस आ जाओ। अब मैं ऊपर से नीचे रोल क्या क्या करा रहा हूं, मैं 4 चीजें रोल करा रहा हूं, देखना। इसी एक कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारे क्वेश्चन निकालेंगे। मैं समझ लो आपके पास एक डिस्क रोल करा रहा हूं, एक मैं आपके पास रिंग रोल करा रहा हूं, रिंग को हम हुप भी कहते हैं, और डिस्क और रिंग जैसे रोल होंगे, डिस्क की तरह सॉलिड सिलेंडर रोल होगा, रिंग की तरह हॉलो सिलेंडर रोल होगा, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। भाई रिंग का क्या होता है, mr², हॉलो सिलेंडर का भी क्या है, mr², डिस्क का क्या है, mr²/2, और सॉलिड सिलेंडर का क्या है, mr²/2, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप रोल करा रहे हो मेरा बेटा एक सॉलिड स्फीयर, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। और चौथे नंबर पे आप रोल करा रहे हो मेरा बेटा हॉलो स्फीयर। बहुत सारी चीजें देखेंगे, किताब खोल के देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। किताब वाले कई दफा डिस्क की जगह पे आपके पास सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, एक ही बात है। रिंग की जगह पे कई दफा वो हॉलो सिलेंडर लेते हैं, तो एक ही बात है। जो काम हम डिस्क रिंग के लिए करेंगे सेम काम हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के लिए होगा। सही, मैं ये नहीं कह रहा कि सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक ही चीज है। अरे भैया, जो फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, जो टाइम आ रहा होगा, या जो भी बातें यहां पे करूंगा वो सेम होगी, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। जो डिस्क का है वो इसका है, जो रिंग का है वो इसका है, ठीक है। चलो, अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा, मेरा टारगेट क्या है, बड़ा सिंपल मासूमाना क्वेश्चन है। मान लो डिस्क, मान लो ये सॉलिड सिलेंडर था, यहां पे अभी ये रोल होता है, ये मान लो ऐसे सॉलिड सिलेंडर था, ये ऐसे रोल होता हुआ
नीचे ही गिर गया ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर ऊपर था, ऐसे रोल 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 होता हुआ कहाँ आ रहा है, नीचे, ऐसे समझ लो। ये मान लो ऐसे आपके पास एक हॉलो सिलेंडर था, ये ऐसे रोल 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 होता हुआ कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है विदाउट स्लाइडिंग। अब आपने मुझे क्या बताना है, आपने बताना है कि जब ये बॉटम ऑफ द प्लेन पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, दिस इज बॉटम ऑफ द प्लेन, इस पॉइंट पे इन सब की आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फिर देखेंगे किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी आएगा, जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो देर से आएगा। इससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, सही है। अब करें क्या, इस पॉइंट पे जब आपने इनको रोल कराना शुरू किया, उससे पहले आपके पास यहां पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, फिर नीचे आएगा। तो मुझे यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नजर आ रहा है। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी था क्या, जरा रिवाइज भी करा दें बच्चे। हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सर ऐसा तो याद नहीं आ रहा, अच्छा इसको वहां भेज दो, इसको यहां ले आओ। यू आई माइनस यू एफ विल बी इक्वल टू के एफ माइनस के आई। अब भी याद नहीं आ रहा, यू आई माइनस यू एफ, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं तो बन जाएगा यू एफ माइनस का यू आई विल बी इक्वल टू के एफ माइनस का के आई। मजीद याद नहीं आ रहा, अब चेक करो, डेल्टा यू इक्वल्स प्लस डेल्टा के ई। अब तो याद आ गया, जितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होता है उतना काइनेटिक एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैंने आपको पढ़ाते हुए 3 कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर है जिसमें ये पूरी लंबी करी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ तब लगता है जब कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग वाली फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपके पास। दीज ऑल आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो या तो एक्ट नहीं कर रही होगी या कर रही होगी तो उसका वर्क डन 0 होगा। जैसे अभी वाले केस के अंदर ये एक्ट जरूर कर रही है लेकिन इसका वर्क डन 0 है। याद करो मैंने क्या कहा था, बॉडी रोल करते हुए आ रही है लेकिन स्लाइड नहीं कर रही। जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग 0 है, तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है। सिमिलरली आपके पास एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, या अगर कर रही होगी तो उसका वर्क डन 0 होगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे मान लो रोल करता हुआ आ रहा है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, तो भाई इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन इसका वर्क डन 0 है। क्यों, बॉडी स्लाइड करते हुए रोल करते हुए ऐसे आ रही है, एक्सटर्नल फोर्स यहां लग रही है, तो इन दोनों के दरमियान का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो वर्क डन 0 है। ठीक है, चलो वापस देख लो। हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे 3 कंडीशंस पढ़ी थी हमने। एक, सारी कंजर्वेटिव फोर्सेज हो तो वही होगा, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स करा रही होगी ये सारा काम, ठीक है, mg sin थीटा नीचे ला रहा होगा। दूसरा, फ्रिक्शन वाली फोर्स का वर्क डन 0 हो, यहां ऐसे ही है क्योंकि विदाउट स्लिपिंग का केस पढ़ रहे हैं, विदाउट स्लाइडिंग का केस पढ़ रहे हैं। तीसरा, आपके पास एक्सटर्नल फोर्स या तो ना हो या हो तो वर्क डन क्या हो, 0 हो, तब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हो। सही है सर, वरना नहीं लगेगा, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगा। समझना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में क्या फर्क है। देखो, मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट के पास 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, समझना, अगर फ्रिक्शन का वर्क डन होता, अगर फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन होता तो क्या होता, 10 जूल यहां पे थी, जब ये नीचे आएगी तो आपको क्या लगा कि 10 जूल सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं, कुछ पार्ट फ्रिक्शन के वर्क डन में चला जाएगा। तो अगर यहां 10 जूल थी पोटेंशियल, यहां आपको 8 जूल मिल रही है काइनेटिक, बाकी का 2 जूल कहां गया, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स में चला गया। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रही तो 10 जूल पोटेंशियल, यहां पे 10 जूल काइनेटिक मिलेगी, 20 जूल पोटेंशियल, 20 जूल काइनेटिक मिलेगी। तो हमारे वाले केस में, जो हमारे कोर्स का केस है, इसके अंदर हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन 0 है, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन भी क्या है, 0 है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है। पॉइंट समझ आता है। चलो, अब अगर मेरा बेटा मैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूं, सबसे पहले मैं डिस्क को कंसीडर कर रहा हूं, फिर बारी बारी आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी करोगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। ऊपर से नीचे आ रहा है तो मुझे ये चीज नजर आ रही है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो खर्च हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। बोलो हाँ या ना,
अरे भैया ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये ग्राउंड, ये मेरा रेफरेंस है। यहां पे मेरा बेटा मेरे पास मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। ये ग्राउंड मेरा रेफरेंस है, यहां की पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान ली मेरे बच्चे कितनी है, जीरो है। तो ऊपर से नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। अप्लाई कर लेते हैं जरा। मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, मैं डिस्क के लिए काम कर रहा हूं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है हाफ mr² होता है, ठीक है। चलो करें भैया, करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई फाइनल इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, जीरो, माइनस, भाई चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल इस पॉइंट पे कितनी है भाई साहब, mgh। m क्या है, इसका मास, डिस्क का मास, ठीक है। कैपिटल M से शो किया हुआ है तो यहां भी कैपिटल M से कर देते हैं शो भैया, ये आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, k फाइनल माइनस k इनिशियल। इस पॉइंट पे बॉडी रेस्ट में थी तो k इनिशियल जीरो हो गई। फाइनल के लिए हाफ, सॉरी ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, k फाइनल काइनेटिक एनर्जी को के ही लिख देते हैं, सिंपल, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बच्चे इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास mgh, भाई माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया प्लस mgh। इसको मैं लिख सकता हूं kt प्लस kr। देखो ये वाला पॉइंट समझना क्या है मेरा बेटा, जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के दो सेगमेंट्स में जा रही है, क्योंकि बॉडी रोल होती हुई आ रही है, नीचे रोल होती हुई आ रही है। रोल होते हुए आने का मतलब क्या है, रोल होते हुए आने का मतलब क्या है, घूम भी रही है सीधा भी जा रही है, घूम भी रही है सीधा भी जा रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट ट्रांसलेशन में जा रहा है, कुछ पार्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। सिंपल हो गया। अगर लाके इसमें वैल्यू प्लेस करूंगा तो ये होता है जनाबे वाला mgh विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ mv², जो इसकी स्पीड होगी, सही, प्लस रोटेशनल क्या हो जाएगी, हाफ i⍵²। समझ आता है, अच्छा, हाफ mv² आ गया एज इट इज, प्लस हाफ i की जगह पे हाफ mr², जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ω² की जगह पे v इक्वल्स r ओमेगा, v इक्वल्स r ओमेगा, विच मीन्स ओमेगा विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r। यहां लाके पुट करूंगा तो ω² की जगह पे v² बटे में आ गया r², एक r² से एक r² मर गया, क्या बचता है, हाफ mv² प्लस हाफ एज इट इज आया, ब्रैकेट में आ गया हाफ mv²। कुछ कॉमन आता नजर आ रहा है, यस सर, हाफ mv² कॉमन निकाल लो, हाफ mv² बाहर आ गया, ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचा 1/2। समझ आ गया, सिंप्लीफाई कर लो, हाफ mv²। अरे भैया मार्कर की इंक खत्म हो रही है, दिख रहा है, अभी दिख रहा है, चलो बच्चे इसका एलसीएम सेम करें, 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, 3/2 mv² हो गया। इक्वेट कर दो यहां से, क्या बचता है, mgh विल बी इक्वल टू बच्चे 3/2 2 4 mv², जो मर रहा है मार दो भाई, m से m मर गया, v² का वैल्यू चाहिए, v² विल बी इक्वल टू 4gh डिवाइडेड बाय 3, ये 3 सबके नीचे ही होगा ऑब्वियसली। v का वैल्यू चाहिए तो भाई v विल बी इक्वल टू √4/3gh। गौर से देख लो, नोट कर लो, ये किसकी वेलोसिटी आई है, जब डिस्क ऐसे रोल करती हुई आएगी, एक इंक्लाइंड प्लेन जिसकी हाइट यहां पे दी हुई है h, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी √4/3gh। यही सेम वेलोसिटी होगी अगर सॉलिड सिलेंडर होगा। समझ आ गई, मैं जब तक इसको मिटा रहा हूं, मार्कर को इंक पे ला रहा हूं, आप यही काम करो रिंग के लिए, मैं करके दिखाता हूं। रिंग के लिए सेम काम करेंगे, बस फर्क इतना होगा, यहां पे आपके पास mr² आएगा। सॉलिड स्फीयर के लिए करेंगे 2/5 mr² आएगा, हॉलो स्फीयर के लिए करेंगे 2/3 mr² आएगा। जल्दी से कर लो, इसको नोट कर लो। अब देखो मेरा बच्चा, जिस तरीके से मैंने आपको डिस्क का निकलवाया था, वैसे मैंने आपके सामने 2 का और करके रख दिया है ताकि हमारा टाइम बचे और वीडियो की लेंथ हमारी बहुत ज्यादा लेंथी ना हो। देखो रिंग का मैंने निकालना था, रिंग का और हॉलो सिलेंडर का एक ही जितना वेलोसिटी होगा जब कॉमन हाइट से नीचे आएंगे। बार बार कह रहा हूं, विदाउट स्लिपिंग वाला केस कर रहे हैं जो हमारे कोर्स का पार्ट है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, mgh इक्वल हाफ mv² प्लस हाफ i⍵²। हाफ mv² आया एज इट इज, हाफ i⍵² ये आ गया। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का या हॉलो सिलेंडर का या थिन वॉल्ड सिलेंडर का क्या होता है, mr²। सिंप्लीफाई किया, हाफ mv², हाफ mv², मजीद सिंप्लीफाई किया, v इक्वल्स √gh आ गया।
सिमिलर काम आपने सॉलिड स्फीयर के लिए किया, हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। I की जगह पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 mr², यह आ गया v²/r², ओमेगा इक्वल v/r से आ गया। सिंप्लीफाई किया, r² से r² मर गया, 1/2 एज इट इज, 2/5 mv² आ गया। इन दोनों में से हाफ mv² कॉमन आ रहा है, हाफ mv² बाहर निकाल लिया, यहां बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 2/5, हाफ mv² तो कॉमन आ गया बच्चे, ठीक, 1 + 2/5 हो गया। यहां पे सिंप्लीफाई करना है, m से m को मार दिया, अंदर सिंप्लीफाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एलसीएम सेम करने के लिए, 5 1 5 + 2 क्या हो गया 7 अपॉन में आ गया 5, हाफ v² इंटू 7/5, 7 1 7, 5 2 10, तो 7v² अपॉन 10 इक्वल्स gh। सही हो गया बच्चे। v² का वैल्यू निकालेंगे, v² विल बी इक्वल टू 10/7 gh, v विल बी इक्वल टू √10/7 gh। अब अगर मेरा बेटा इसी तरह से आपको हॉलो स्फीयर का निकालना हो तो मेरा बेटा वीडियो को या तो पॉज करके खुद से निकाल लो या म्यूट करके निकाल लो। मैं यहां पे आपको हॉलो स्फीयर का निकाल के दिखा रहा हूं एक बार फिर से, ताकि अगर किसी का रह गया हो। हॉलो स्फीयर को ही मेरा बेटा हम स्फेरिकल शेल भी कहते हैं। जैसे फुटबॉल है ना, उसका सारा मास कहां है, उसकी स्किन के ऊपर है, सरफेस पर है, अंदर कुछ नहीं है, तो वो स्फेरिकल शेल है। इसका भाई क्या होता है आपके पास 2/3 mr² होता है। तो भाई ऊपर से आएगा पोटेंशियल एनर्जी, किस में जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो एक पार्ट होगा इसका मेरा बेटा ट्रांसलेशनल मोशन वाला, एक पार्ट होगा रोटेशनल मोशन वाला। तो हाफ I ω², I कितना है 2/3 mr², ओमेगा होता है v/r, तो बन जाएगा v² बटे में आ गया r², r² से r² मर गया, हाफ mv², दोनों से कॉमन आ रहा है, निकाल लेंगे भाई साहब, हाफ mv², ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा 1, यहां पे हाफ mv² चला गया, क्या बचता है 2/3, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सेट है, कर लो भाई, हाफ mv² ब्रैकेट में 3 1 3 + 2 5, डिवीजन में क्या आ गया 3, यहां क्या बचा मेरा बेटा mgh। सही हो गया, m से m आपके पास मर गया, सही है। v² का वैल्यू निकालेंगे तो जनाब v² विल बी इक्वल टू, बल्कि एक स्टेप और कर लो, यहां आ गया मेरा बेटा gh विल बी इक्वल टू 5v² डिवाइडेड बाय 3, 2 क्या हो गया 6 हो गया। अब v² का वैल्यू निकालेंगे, 6 को वहां फेंक देंगे, तो जनाब 6 डिवाइडेड बाय 5 gh, v का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √ हो जाएगा, यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई √6 डिवाइडेड बाय 5 gh। समझ आ गई, ये हमने सारी वैल्यूज अपने पास कैलकुलेट कर ली, समझ आता है। चलो जल्दी से इतना हिस्सा कॉपी करो और इसको एक नजर देख लो। अब इससे हम इंटरेस्टिंग 2 रिजल्ट्स देख रहे हैं जो हमें यहीं से मिले हैं अभी ताजा। देखो मेरा बेटा, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, कॉपी कर लिया, ये हमारे पास हमने मालूम क्या किया है, अगर आप डिस्क को रोल करना स्टार्ट करो यहां से और वो नीचे आए विदाउट स्लिपिंग, तो ये इसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे। रिंग को स्टार्ट करो वो यहां पे आए, ये वेलोसिटी है। सॉलिड स्फीयर को रोल कराओ तो ये वेलोसिटी है ये वाली, हॉलो स्फीयर को कराओ तो ये वाली वेलोसिटी है। पहली चीज आप यहां पे नोट करो, जो वेलोसिटी है रोलिंग की, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहली चीज ये नोट करो, नोट बना के नोट करो, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे रोल करता हुआ आता है तो बॉटम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि उसका मास क्या है। क्या कहीं मास आ रहा है, मास आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या सबकी वेलोसिटी एक बराबर है, नहीं। अगर एक बराबर होती तो ये वैल्यूज सारी सेम आती, वैल्यूज तो अलग अलग आ रही हैं। जरा देखते हैं किसकी ज्यादा है किसकी कम है, फिर देखेंगे ऐसा हो क्यों रहा है। सही है, कॉन्सेप्ट का फील लेना। बच्चे ये मैंने लिखा है सॉलिड सिलेंडर, आप पूरा लिखना, सॉलिड सिलेंडर या डिस्क की बॉटम पे क्या है √4/3 gh। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं √4/3 को, तो ये बनता है मेरा बेटा मेरे पास 1.154। आप भी कैलकुलेटर से करके देख लेना, 4 रूट से बाहर आएगा 2, √3 बाहर आएगा 1.732, डिवाइड करके चेक करना, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने gh को रूट के अंदर ही रहने दिया और 4/3 को रूट से बाहर निकाला, ये वैल्यू आई। अभी रीजन समझते हैं। ये लिखा है मेरा बेटा मैंने हॉलो सिलेंडर या रिंग या इसको हुप भी कह सकते हो। ये मेरा बेटा आपके पास क्या है, हुप या रिंग या हॉलो सिलेंडर, इनमें से किसी भी नाम से आता है। इसकी आ रही है √gh, इसके पीछे क्या है 1, तो इसका 1 ही रहने दिया मैंने, 1 रूट से बाहर आएगा 1 होगा। सॉलिड स्फीयर जैसे अर्थ है 2/5 mr², उसकी आई है √10/7, √10/7 को रूट से बाहर निकाला तो 1.195 √gh। ठीक है, ताकि कंपैरिजन कर सके हम। हॉलो स्फीयर की निकाली तो √6/5 थी, √6/5 को बाहर निकाला तो ये आ रहा है। बच्चे अगर आप इसको देखोगे, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है 1.195, यानी कि वेलोसिटी ऑफ
सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा आई है बॉटम पे। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इससे छोटा मुझे ये नजर आ रहा है 1.15, ठीक है। ये कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ डिस्क। डिस्क से मुराद सॉलिड सिलेंडर भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कौन सी है भाई? दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पे आपको ये नजर आ रही है 1.095 वाली। ये कौन सी है? वेलोसिटी ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, ठीक है। डिस्क के साथ सॉलिड सिलेंडर कवर हो गया, जहन में रखिएगा, ठीक है, परेशान ना होना। सॉलिड स्फीयर अलग हो गया। आखिर में कौन सी आ रही है? चेक करो, आखिरी कौन सी आ रही है? ये आखिरी वाली आपके पास ये आ रही है, रिंग वाली आ रही है। वेलोसिटी ऑफ द रिंग, या इसको आप हुप भी कह सकते हो, या आप इसे हॉलो सिलेंडर भी कह सकते हो, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इसके साथ हमारा हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अब आप नोट करो, बॉटम पे वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। अच्छे से देखना, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी इस तरतीब में आ रही है। पहले तो एक चीज नोट कर लो भैया, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो पहले नीचे आएगा, हाँ या ना? बार बार रिपीट कर रहा हूं, विदाउट स्लिपिंग पढ़ रहे हैं हमारे कोर्स का, प्योर रोलिंग। विद स्लिपिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। विद स्लिपिंग में ऐसा नहीं होता। विदाउट स्लिपिंग में ये पहले नीचे आएगा, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये उसके बाद। यानी कि अगर पूछो ऊपर से नीचे आने का जो टाइम है वो सॉलिड स्फीयर का टाइम सबसे कम होगा, डिस्क का उससे ज्यादा होगा, और हॉलो स्फीयर का और ज्यादा होगा, और रिंग का सबसे ज्यादा होगा। समझ आ गया? रिंग का, हॉलो सिलेंडर का सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका और कम, इसका सबसे कम होगा। समझ आ गई? अब आप यहां पे देखो कि ये वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, या ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ये अलग अलग आ क्यों रहा है। जरा कॉन्सेप्ट को ना फील करना, ठीक है। इतना हिस्सा मैं मिटा दूं जरा, अब जरा समझते हैं, फिर ये चीज मैं आपको एक और तरह से समझाता हूं कॉन्सेप्चुअली। अभी तो हमने मैथमेटिकली साबित किया, अब जरा कॉन्सेप्ट की फील लो। देखो मेरा बेटा, हो क्या रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कह रहा था आपसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कह रहा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से नीचे रोल डाउन करता हुआ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रही होगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ऐसे ही है, पोटेंशियल एनर्जी कहां जा रही है मेरा बेटा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, mgh जा रही है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट है, एक पार्ट है रोटेशन वाला, एक ट्रांसलेशन वाला है। मास सेम है इसलिए उसको छोड़ दो, ट्रांसलेशन वाले पार्ट को। रोटेशन वाले पार्ट पे आ जाओ। रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है जरा समझिएगा। रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है मेरा बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जिसका आई कम होगा उसको एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। क्या मतलब? देखो समझना, मान लो कि आपके पास टोटल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी मिली 5 जूल। 5 जूल मिली। अभी 5 जूल में से किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी कम है? जिसका आई कम है उसका ओमेगा ज्यादा होगा। क्या मतलब? देखो समझो, दो लोग थे, दोनों ने 100 रुपए कमाए। दो लोग थे, दोनों ने 100 रुपए कमाए। एक की जरूरत है 10 रुपए तो उसकी 90 रुपीज की सेविंग हो गई। एक की जरूरत है 80 रुपए तो उसकी सिर्फ 20 रुपए की सेविंग हुई। कमाए दोनों ने एक जितने 100 रुपए। एक की सेविंग ज्यादा और एक की सेविंग कम क्यों है? जिसकी सेविंग ज्यादा है उसकी जरूरत में कम खर्च हुए, जिसकी सेविंग कम है उसकी जरूरत में ज्यादा चले गए। 5 जूल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मान लो सॉलिड स्फीयर को भी मिली, रिंग को भी मिली और हॉलो सिलेंडर को भी मिली, मतलब सबको मिल गई। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा, वो तेजी से रोल करता हुआ आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड नहीं करता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, I = mr²। ये डिपेंड करता है कि आपका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने फासले पे कैसे सिचुएट है। जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास होता है mr²/2, जबकि सेम मास की अगर आपके पास रिंग है तो उसका होगा mr²। तो आपके पास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। रिंग का ज्यादा क्यों है? क्योंकि रिंग का सारा मास आउटर एजेस के ऊपर है। रिंग देखिए, कोई चूड़ी समझ लो, चूड़ी, ठीक है, कोई चूड़ी होती है ना, उसमें सारा मास आउटर एजेस के ऊपर होता है, अंदर से खाली होती है। वो रिंग है या हॉलो सिलेंडर है या हुप है। आपके पास जो डिस्क है उसके अंदर सारा मास आखिर में नहीं है, वही मास अंदर भी है। समझ आ रहा है? जैसे अगर डिस्क होगा तो डिस्क के अंदर तो भाई ये सारा मास ही मास भरा हुआ है। यहां पे भी मतलब सेम मास का अगर रिंग और डिस्क है तो भाई रिंग में तो सारा मास सिर्फ आखिर में है। यहां पे तो कुछ मास यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है। तो जो यहां वाला मास है इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। समझ आ रही है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ज्यादा होने से क्या होता है? उसको घुमा पाना उतना मुश्किल होता है।
जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसको घुमा पाना उतना मुश्किल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मैकेनिक्स में वही काम करता है जो लीनियर डोमेन में मास करता है। तो जिसका मास ज्यादा है उसे लीनियरली मूव कराना उतना मुश्किल, रेस्ट में है तो रुका ही रहेगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसे घुमा पाना मुश्किल। अब समझना, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट आया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जिसका आई ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उसे घुमा पाना मुश्किल होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी एंड वाइस वर्सा। जिसका आई कम होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसे घुमा पाना आसान है। अब समझिएगा जरा, अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर। अगर मैं डिस्क की बात करता हूं, डिस्क का क्या होता है mr स्क्वायर बाई 2। सही हो गया। अगर मैं बात करता हूं मिसाल के तौर पे हॉलो स्फीयर की या स्फेरिकल शेल की, इसका होता है 2/3 mr स्क्वायर। सही हो गया। अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे रिंग की, तो इसका क्या होता है, इसका होता है mr स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब जरा इनको देखो, 2/5 का मतलब क्या हो गया 0.4, 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, ऐसे ही हो गया। 2/3 का मतलब क्या हो गया 0.67 और 1 का मतलब तो क्या हो गया 1। अब देखो इन सब में सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी सबसे कम बनेगी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसको घुमा पाना इतना मुश्किल है। आपने पीछे नोट किया, इसकी एंगुलर वेलोसिटी सबसे कम थी, नीचे आते हुए इसकी स्पीड सबसे कम है, सबसे लेट आ रहा है ये नीचे। पॉइंट समझ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद किसका है, ये इसका सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद मुझे नजर आ रहा है इसका है, उसके बाद आ रहा है होलो स्फीयर, उसके बाद कौन है, उसके बाद ये है। सबसे कम कौन है, सबसे कम मेरा बेटा ये है। यही वजह है कि सॉलिड स्फीयर आपका सबसे पहले नीचे आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फील आया। जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है तो वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, रादर इट डिपेंड ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट में वो रोटेट करती हुई नीचे आ रही है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, नीचे आते हुए वेलोसिटी ज्यादा होगी, जल्दी आएगा नीचे। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी एंगुलर स्पीड कम होगी, वो उतने मरे मरे कदमों से आएगा नीचे। एज इट इज ये 2 क्वेश्चन माजी में पूछे गए, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास ये क्वेश्चन है सिंपल सा आपके सामने, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अच्छा, ये क्वेश्चन वंस अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर 2007 में पूछा गया है एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, लेकिन जो आपकी केपीके बोर्ड की किताब है और बलूचिस्तान बोर्ड की किताब है, उनके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम से पहले जो एमसीक्यूज दिए होते हैं, डायरेक्ट इससे मिलते जुलते ना 3 एमसीक्यूज वहां पे शामिल हैं। मैं यहां पे उनका स्निपेट लगा दूंगा और जब आप नोट्स देखोगे तो उसका सोल्यूशन भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारी किताब में से ही हर चीज आती है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है। मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट को पूरा समझो, आधा नहीं। ठीक है, आधा समझ के जाओगे तो आप फंस जाओगे, रट्टा मार के जाओगे तो भी फंस जाओगे। देखो क्या कहते हैं, व्हेन अ बॉडी इज अंडर प्योर रोलिंग द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज प्योरली रोटेशनल इज 2/5। बॉडी विल बी, एक बॉडी रोल करती हुई आ रही है, ठीक है, आपको बता रहा है कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी में से जो फ्रैक्शन प्योर रोटेशन वाला है वो कितना है 2/5। बॉडी क्या होगी, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने रट्टा मारा हुआ होता है ना सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो टिक कर देंगे यहां पे सॉलिड स्फीयर है। ऐसा नहीं करना, पीछे साइंस है, सॉल्व करो फिर मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भैया, 12 फरवरी का दिन, शाम के बज रहे हैं 4, हम रोलिंग मोशन पढ़ रहे हैं, खत्म होने वाला है। अब अगला जो हमारा पार्ट होगा ना, उसके अंदर हमने ग्रेविटेशन के टॉपिक पढ़ने हैं 2-3। ठीक है, मतलब सेम चैप्टर है, ग्रेविटेशन के 2-3 लेक्चर होंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, बहुत फरमाइश भी आ रही है, चलो कर लिया, करूं अटेम्प्ट। चलो देखो भैया क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉडी इज अंडर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग हमारे कोर्स में ही वही है, द फ्रैक्शन ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज प्योरली रोटेशनल इज 2/5। यानी कि आपको कह रहा है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इसको अगर आप टोटल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दो दैट इज 2/5। सर आपको यह बात कैसे पता चली कि वो ऐसे कह रहा है, पढ़ो। When a body is under pure rolling, the fraction of its total kinetic energy, टोटल काइनेटिक एनर्जी का वो हिस्सा,
टोटल काइनेटिक एनर्जी का वो हिस्सा जो प्योर रोलिंग है दैट इज 2/5, यानी कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 2/5 ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी के 5 टुकड़े किए जाएं तो उसमें से 2 हिस्से रोलिंग के हैं, ये कह रहे हो, बाकी 3 हिस्से किसके होंगे? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के होंगे। समझ गया? टोटल काइनेटिक एनर्जी के अगर 5 टुकड़े करते हो तो 2 आउट ऑफ 5 किसके हैं? रोलिंग के हैं, ये कह रहा है। तो मैंने के डायरेक्टली ऐसे कर दिया, के टोटल को वहां से यहां ले आया। सही। अब मेरे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जाहिर है भाई, अगर कोई बॉडी रोल कर रही होती है तो उसके पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। मुझे नजर आ रहा है मेरा बेटा हाफ कॉमन आ रहा है, तो भाई ऊपर से तो एज इट इज रहा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन में, अगर मैं हाफ कॉमन निकालता हूं यहां क्या बचेगा? एम वी स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। सही है, मैंने ओमेगा को कुछ नहीं किया। ठीक है, हाफ से हाफ क्या हो गया? मर गया। क्या बचता है यहां पे? आई ओमेगा स्क्वायर प्लस अपॉन में आ जाए आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर। वी को ओपन कर दूं मैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर में। सर ऐसा क्यों किया आपने? ताकि सॉल्व हो जाए, सिंपल। और क्या करना है बच्चे? अब मुझे फर्दर क्या कॉमन आता नजर आ रहा है? 2/5 विल बी इक्वल टू, अब मुझे ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आता नजर आ रहा है नीचे से। ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालता हूं क्या बचता है? आई प्लस का एम आर स्क्वायर, यही बचता है। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर उड़ा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वहां जाएगा तो 2i प्लस का 2mr स्क्वायर इधर चला गया, ये उधर आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 5i। सेट हो गया। 2i को वहां ले जाओ, क्या बनता है? 2mr स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5i माइनस का 2i, तो 2mr स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3i। आई आपने मालूम करना है। सर आई क्यों मालूम करेंगे? आई पता होगा तो आप उससे बॉडी आइडेंटिफाई कर लोगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेस पे काम हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आई कितना आ रहा है? 2/3mr स्क्वायर। ये किसका होता है? ये होता है मेरा बेटा हमारे पास होलो स्फेयर का। किसका होता है? होलो स्फेयर का। तो होलो स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज 2/3mr स्क्वायर। तो हमने सवाल की मदद से ये चीज मालूम कर ली कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी का 2/5 पार्ट रोटेशन है, तो ऐसी बॉडी कौन सी होगी? आपकी होलो स्फेयर। हो सकता था वो सवाल चेंज कर देता तो आपका आंसर सॉलिड आता, सॉलिड स्फेयर आता, या सिलेंडर आता, या कुछ भी आ सकता था। सवाल का कॉन्सेप्ट का लॉजिक का जो मतलब बुनियाद थी वो समझ में आ गई हमें। इस तरह के सवाल आएंगे तो ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह के 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं जो मैंने भी आपको दिखाए थे और उसको सॉल्यूशन के साथ मैंने अपलोड किया है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा बेटा हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने हमारी रोलिंग अच्छे से देख ली। मुझे बताना कि आपको मजा आया या नहीं आया।